वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 17 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, सबक नंबर 17 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है शहद की मक्खी और इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। याद रहेगा, शहद की मक्खी नज़्म को किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तो बच्चों, अशार की तशरीह आप जानते हैं एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, मगर पहले हम इसके अल्फाज मायने समझेंगे क्योंकि इससे तशरीह करना आसान रहता है और एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो गुलजार कहते हैं चमन को यानी कि बाग को, दाना कहते हैं अक्लमंद या होशियार को, सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को, गुलशन कहते हैं बाग को, सदा कहते हैं आवाज़ को, मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को, बेसूद कहते हैं बेकार को, नेमत कहते हैं अच्छी चीज़ को। अब तशरीह करना सीखते हैं एक एक शेर की, ध्यान से सुनेंगे। उस फूल पे कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। तो पहले सयक व सबाक लिखते हैं, जिसमें हम क्या लिखेंगे? नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना मस्ट होता है तशरीह करने से पहले। तो ये शेर नज़म शहद की मक्खी से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह क्या होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी कभी इस फूल पर बैठती है तो कभी उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश हो। क्या कोई बता सकता है कि शहद की मक्खी क्या ढूंढ रही है? इधर से उधर उड़ती हुई उसको किस चीज़ की तलाश है? क्यों वो बार बार एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठ रही है? अगला शेर है, क्यों आती है, क्या काम है गुलजार में इसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना यानी कि इंटेलिजेंट। सयक व सबक, ये शेर नज़म शहद की मक्खी से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खियाँ क्यों आती हैं चमन में, इनका क्या काम है बाग में। अगर कोई हमें ये बात बता दे कि शहद की मक्खियाँ क्यों बाग में आती हैं तो हम उसको अक्लमंद समझेंगे, दाना समझेंगे। अगला शेर है, सबसे यानी कि हरियाली से है कुछ काम के मतलब है सबा से, सबा यानी कि सुबह की ठंडी हवा से, या प्यार है इनको गुलशन के परिंदों की आवाज़ों से यानी कि बाग के परिंदों की आवाज़ों से, सदा से। सयक व सबक, ये शेर नज़म शहद की मक्खी से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खियों को ना तो सबसे यानी कि हरियाली से कुछ काम है और ना ही सुबह की ठंडी आवाज़ से इनका कोई मतलब है। फिर भी ये फुलवारी में यानी कि फूलों के इर्द गिर्द उड़ती फिरती हैं, नज़र आती हैं। हो सकता है कि इन्हें चमन के परिंदों की आवाज़ से प्यार हो और ये परिंदों के मीठे नगमे सुनने के लिए यहाँ आती हों। आगे है, क्यों बाग में आती है बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। सयक व सबक, ये शेर नज़म शहद की मक्खी से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि कोई हमें ये बताए कि शहद की मक्खी बाग में क्यों आती है, यहाँ उसका बाग में आने का क्या काम है। कोई ये हमें समझाए कि यहाँ ये क्या चीज़ लेने आती है तो हम जान जाएंगे। अगला शेर है, करती कुछ नहीं काम अगर अकल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। यानी कि यहाँ पर शायर कह रहा है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शहद की मक्खी बाग में क्यों आती है तो अब हम तुम्हें बताते हैं। तो सयक व सबक एज इट इज़ है। इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम्हारी अकल कुछ काम नहीं करती या तुम्हारी समझ में ये आता है कि शहद की मक्खी चमन में क्यों आती है तो हमारी बात को ध्यान से सुनो, हम तुम्हें बताते हैं कि शहद की मक्खी चमन यानी कि बाग में क्यों आती है। आगे है, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा सी इसी चीज़ की खातिर ये मकस है। तो सयक व सबक एज इट इज़ है। इस शेर में शायर कहता है कि तुमने शहद की मक्खी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम शहद कहते हैं वो एक तरह का रस होता है और ये शहद की मक्खी इसी रस की तलाश में चमन में इधर से उधर उड़ती फिरती है। अगला शेर है, रखा है खुदा ने इसे फूलों में छिपाकर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उड़ाकर।
तो सयाक व सबक, ये शेर नज़्म शहद की मक्खी से लिया गया है जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी रस की तलाश में इधर से उधर उड़ती फिरती है। ये रस उसे फूलों से मिलता है। अल्लाह ताला ने इस रस को फूलों में छिपा कर रखा है। शहद की मक्खी चमन में आकर इस रस को उड़ाकर छत्ते में ले जाती है। आगे है, हर फूल पे ये चूसती फिरती है इसी को, ये काम बड़ा है इसे बेसुध ना जानो, यानी कि बेकार ना जानो, ये काम बहुत बड़ा है शहद बनाने का। तो इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी फूलों से रस चूसती फिरती है, एक फूल से रस चूसकर दूसरे फूल पर जा बैठती है। इसका ये अमल लगातार यानी कि मुसलसल जारी रहता है। फूलों से रस चूसकर दूसरे फूलों पर जाकर बैठती है। फूलों से रस चूसने के काम को आसान नहीं समझो, ये काम बड़ा और मुश्किल काम है, इसे बेकार नहीं समझो। अगला शेर है, मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता ना हमें शहद ये मक्खी जो ना होती। तो तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि इसे छोटी सी मक्खी ना समझो, ये खुदा की दी हुई नेमत है। अगर शहद की मक्खी ना होती तो हमें शहद भी ना मिलता। आगे है, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद को खाती है और औरों को भी शहद खिलाती है मक्खी, यानी कि मक्खी शहद फूलों से बनाती है। तो तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी फूलों से रस चूसकर अपने छत्ते में ले जाकर इसे शहद में तब्दील कर देती है, खुद भी फूलों का रस पीती है और इस रस से शहद तैयार करके दूसरों को भी खिलाती है। अगला शेर है, इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है दवा भी, क़ुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। सयाक व सबक एज़ इट इज़। तशरीह होगी, इस शेर में शायर कहता है कि शहद बड़े काम की चीज़ है, ये इंसान की ग़िज़ा भी है और दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद हमें ताकत देता है, इसमें अल्लाह ने ऐसी क़ुव्वत रखी है कि ये हमें शिफा याब भी करता है, यानी कि शिफा देता है और खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगला शेर है, रखते हो होश तो इस बात को समझो, यानी कि अकल रखते हो तो इस बात को समझो कि तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को समझो, यानी कि नॉलेज को समझो, क्योंकि इल्म जो है वो हमेशा मेहनत करने से ही हासिल होता है। तो तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम अकल रखते हो तो इस बात को समझो कि शहद की मक्खी कितनी मेहनत करके फूलों से रस हासिल करती है और हमारे लिए शहद बनाती है। तुम भी शहद की मक्खी की तरह मेहनत करके फूलों से रस हासिल करती है शहद की मक्खी और हमारे लिए शहद बनाती है। तुम भी शहद की मक्खी से सबक सीखो और इल्म हासिल करो। चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने में कितनी ही परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन करना पड़े, तभी तुम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकोगे, बिता सकोगे, क्योंकि मेहनत करने से ही इल्म हासिल होता है। और शहद की मक्खी इसके लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि देखो ये इतनी सी मक्खी शहद को बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है, तब जाकर वो शहद खुद खाती भी है और हमारे लिए भी बनाती है। अब बच्चों, इस चैप्टर की नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है किसी भी गज़ल नज़म का। तो बच्चों, मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के आला क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीड एबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, बहुत ख़ास तरह की गिफ्ट आइटम्स, तो आप बिना किसी कमीशन के इनको ख़रीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं इतनी ख़ास हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मुश्किल से मिलती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के इन चीज़ों को घर बैठे ख़रीद सकते हो। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छोटे बच्चों की सेफ्टी की एक बेल्ट है। जैसे कि बच्चों को बाहर लेकर जाया जाता है तो छोटे बच्चों के हाथ पर इस बेल्ट को बांध देते हैं ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे दूर ना हो। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बिना किसी कमीशन के आप इसे भी ख़रीद सकते हो। अब है नज़्म का मरकज़ी ख़याल।
تو مرکزی خیال کا مطلب کیا ہے کہ اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں کیا پیغام، کیا سندیش دیا ہے. تو ایگزام میں کیا لکھو گے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. جس طرح شہد کی مکھی محنت کر کے پھولوں سے رس حاصل کرتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی دل لگا کر محنت کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. چاہیے ہمیں کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، علم کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. اب ہے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر. شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے؟ جواب ہوگا شہد کی مکھی باغ میں پھولوں کا رس لینے آتی ہے. اگلا سوال ہے شہد کی مکھی شہد کس طرح بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوس کر چھتے میں لے جاتی ہے، وہاں پھولوں کے رس کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے. اگلا سوال ہے شاعر نے شہد کی مکھی کو آوارہ کیوں کہا ہے؟ جواب ہوگا شاعر نے شہد کی مکھی کو آوارہ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ پھولوں کی تلاش میں مسلسل ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہے. اگلا سوال ہے شہد کی مکھی لوگوں کو کیا پیغام دیتی ہے؟ تو جواب ہوگا شہد کی مکھی لوگوں کو محنت کر کے میٹھا پھل حاصل کرنے کا پیغام دیتی ہے. اگلا سوال ہے آخری مصرعے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب ہوگا آخری مصرعے میں شاعر نے کہا ہے کہ تم بھی شہد کی مکھی کی طرح محنت کر کے علم حاصل کرو. اب ہے گرامر. مترادف الفاظ ہیں پھول، پھول کا مترادف ہوگا گل، یعنی کہ پھول کو گل بھی کہتے ہیں، گلزار کو چمن بھی کہتے ہیں، مکس کو شہد کی مکھی بھی کہتے ہیں اور دانا کو عقل مند بھی کہتے ہیں. اب ہے مصرعے پورے کرنے ہیں، پڑھ کر سناتی ہوں. سب سے ہے کچھ کام کے مطلب ہے صبا سے، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، کہتے ہیں جسے شہد وہ یہ ایک طرح کا رس ہے، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو.